नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं यहां पे आपके सामने हाजिर हूं, ये आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि कोरोना लगभग 3 महीने से जिस तरीके से इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है, भारत भी उसमें सफ़र कर रहा है और भारत के साथ साथ भारत के हर वो ज़िला भी सफ़र कर रहा है जो आज इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन तक हम लोग चले गए। पिछले कई महीनों से लगभग 2.5 महीने लोग घरों में बंद रहे, दुकानें बंद रही, रोज़गार के साधन ख़त्म हो गए, स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, सारी चीज़ चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सब कुछ बंद रहा। लेकिन अगर कुछ नहीं बंद रहा तो वो जो प्राइवेट स्कूल के जो उनके पेमेंट के उनके जो उसका मीटर बंद नहीं हुआ है। जो बच्चों से पैसे लिए जाते थे फी के नाम पे, वो मीटर बंद नहीं हुआ। आज इस सरकारी स्कूल के मनमानी को लेकर के कई संस्थाएं आगे आई हैं। सबका ये कहना है कि जब सब कुछ बंद था, रोजगार के साधन बंद थे, एक पैसा कहीं से आना जाना बंद था, तो स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हुई, स्कूल खुला भी नहीं, तो फिर पैसे किस बात के। लेकिन स्कूल है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है, उनको पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा चाहिए। और ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। आजकल शिक्षा के मंदिर को व्यवसाय बना के रख दिया गया है। मुद्दे बहुत हैं, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये मुद्दा इतना बड़ा है, ये मुद्दा जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी लोगों से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके बच्चे का जो भविष्य है वो इस पे टिका हुआ है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो निजी स्कूल के अभिभावक मंच एक मंच बना है जो ये प्रयास कर रहा है कि जो अभिभावक हैं उनके हित में कुछ तो हो जाए। एक प्रयास हो रहा है और उस प्रयास के साथ एटीएन लाइव भी है। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल अभिभावक मंच जो बना हुआ है, इसके अध्यक्ष समाजसेवी और यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन राजू जो अपनी बात को रखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है अभिभावक को। दूसरे हैं हमारे डॉक्टर कैसर अली साहब, ये भी कई बार इस तरह के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आने का काम करते रहे हैं। आज फिर एक उसी मुद्दे को लेकर के वो हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। और तीसरे हमारे हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार हैं, अपनी बात को उस ढंग से रखते हैं कि सरकार को भी लोहा मानना पड़ता है। मनोज सिंह, हम इस परिचर्चा में उनका स्वागत करते हैं। और एनयूजे के जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उसके जिला संयोजक हैं हमारे अवधेश जी, जो सिवान के एक जाने माने पत्रकार हैं और अपनी बात को हमेशा बड़े तरीके से, ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग आज बैठे हुए हैं कि जो फीस के नाम पे, जो री एडमिशन के नाम पे जो खेल चल रहा है, जिस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा मिलना चाहिए थी, अब वहाँ जूते मिल रहे हैं, वहाँ चप्पलें बिक रही हैं, वहाँ स्कूल ड्रेस बिक रहा है और न जाने क्या क्या बिक रहा है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो स्कूल में अब मास्क तक बिकने लगा। कल से हो सकता है कि किराने की दुकान भी खुल जाए कि अगर आपका बच्चा हमारे इस स्कूल में पढ़ता है तो आपके यहाँ खाने पीने की जो भी
व्यवस्था है वो आपको यहीं से लेना होगा। राजू जी, सबसे पहले हम राजू जी से बात करते हैं कि राजू जी, जो व्यवस्था बनी हुई है फीस के लेकर के आज अभिभावकों पर एकदम पूरी बुरी तरीके से स्कूल हावी है, कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये एक बहुत पुराना विवाद है। रीएडमिशन के नाम पर जो इन लोगों की जो अवैध वसूली है, इस पर बहुत दिनों से काम चल रहा है। हमारे डॉक्टर कौसर अली साहब हैं, ये बहुत दिनों से इस पर लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने एक पैतरा बदला है कि रीएडमिशन का नाम केवल बदला है, मिसलेनियस चार्जेज के रूप में उससे ज़्यादा उगाही कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके चैनल से हम ये निवेदन करते हैं सारे प्राइवेट स्कूल्स को कि जहाँ पर पूरा देश का एक एक व्यक्ति प्रभावित हो, जहाँ पठन पाठन से लेकर पूरी आर्थिक गतिविधियाँ बंद हो गई हों, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे जनप्रतिनिधियों के तरफ से एक अपील की गई कि भाई स्कूल बंद है और आप सहयोग कीजिए जनता के साथ, इस देश के साथ, और फी मत लीजिए। जिसके बावजूद भी इन लोगों ने न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से इनको 2 टूक जवाब मिला कि इस संदर्भ में न्यायालय आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है, आप कृपया इन अवधि का फी न लें। लेकिन ये लोग जानबूझकर इस चीज़ को बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। तरह तरह से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो फीस किसी तरह से जमा करें। और तीसरा काम ये लोग कर रहे हैं कि एक आपने सुना होगा ऑनलाइन के नाम पर ये पढ़ाई नहीं, ठगी हो रही है। ठगा जा रहा है बच्चों से लेकर अभिभावकों को, और ऑनलाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम रेगुलर हैं, पढ़ा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ कीजिए कि एक ऑनलाइन के लिए एक बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन का होना ज़रूरी है। जिस घर में अगर 5 बच्चे हों, 50,000 का वो फ़ोन लाएगा ऑनलाइन के लिए। सर्वे के अनुसार, सूत्रों के अनुसार अगर हम लोग विश्वास करें तो 80% बच्चे इस ऑनलाइन क्लास से अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको उसका कोई लाभ नहीं है। इसके बावजूद हम तो विद्यालय चलिए जी, राजू जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि ऑनलाइन पढ़ाई का क्या स्तर है वो बिहार के लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि पढ़ाई का क्या स्तर है। और ऑनलाइन पढ़ाई की अब बात आ गई तो कैसर साहब, क्या ऑनलाइन बिहार में जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथों में क्या मोबाइल देना, मोबाइल अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घातक भी है। जब आप एंड्रॉयड सेट लेके आते हैं और उस मोबाइल में बहुत कुछ है, दुनिया की वो सारी चीज़ें हैं जिसका आकलन हम नहीं कर पाएंगे। क्या छोटे बच्चे जो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, क्या उनके हाथों में मोबाइल देना सिर्फ इसलिए कि उनकी फीस ना मारी जाए, ये उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अगर इस चीज़ को देखें तो मेडिकल के हिसाब से भी बच्चों का जो आँख का रेज होता है ना, वो मोबाइल का जो रोशनी होता है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को हमारे ना तो स्कूल के लोग समझ पा रहे हैं और ना ही हमारी जो सिस्टम है उसको वो समझ पा रही है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत घातक जो है कि एक रास्ता इख्तियार किया जा रहा है आज के समय में, अभी के समय में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो उसका सिस्टम क्या होता है कि LED होना चाहिए, जिसका भी साइज़ होता है 42 इंच हो, 50 इंच, ताकि उसमें बच्चों के आँखों पर ज़र्ब नहीं पड़े, उसके नुकसान ना हो। और आज हालात ये हुआ कि मैं देख रहा हूँ, मेरे घर भी बच्चे पढ़ते हैं, जो उनका आ रहा है तो लगभग आधे घंटे के बाद मेरी बेटी कहती है कि पापा आँख में थोड़ा जलन होने लग रहा है। जाहिर है कि इसका मतलब कि हमारे ये जो स्कूल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो खिलवाड़ कर रहा है हमारे बच्चों के साथ। दूसरी जो चीज़ें हैं कि आज जितना हाईटेक ज़माना हो गया है, तो हाईटेक ज़माने में बहुत सारी सिस्टम इसमें लगी हुई कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। तो आप LED के थ्रू पढ़ाइए या आप उसका कुछ आधुनिक सुविधा आप ले दीजिए बच्चों के यहाँ, ताकि बच्चे उसको सही तरीके से पढ़ पाए। कोई भी बच्चा आधा घंटा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि मोबाइल, जैसे आपने कहा कि मोबाइल का जो इस्तेमाल होता है बहुत गलत तरीके से भी हो जाता है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई कम कर रहे हैं और उस पर गेम खेलना शुरू कर दे रहे हैं। अभिभावक तो परेशान रह रहा है। अभिभावक के दिमाग में ये रह रहा है कि भाई चलो, उसको तो रूटीन मिला है, सर ने उसको वर्क दे दिया है, अब उसको काम करना है। तो कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ लूट खसोट का एक जरिया बन गया है
और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हमारे लिए या हमारे समाज के लिए या हमारे बच्चों के लिए ये किसी भी हालात में उचित है। मतलब कि आपने सुना कि कौशल साहब ने कहा कि ये लूट खसोट का एक जरिया बना हुआ है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से आज जहां सब कुछ रोजगार बंद है, साधन बंद हैं, पैसे का अभाव है, फीस देने में लोगों को नाको चबाना पड़ रहा है, उस परिस्थिति में स्कूल ये राय देता है कि 25,000 का एक मोबाइल खरीद के अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो पढ़ सके। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। मनोज बाबू, ये बताइए कि आप तो एक पत्रकार भी हैं, अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और लंबे समय तक आपने काम भी किया है इस क्षेत्र में। सवाल हमारा ये है कि क्या शिक्षा का मंदिर का अब स्वरूप बदलता जा रहा है? क्या अब वो एक मॉल के रूप में दिखाई देने लगा है? जी बिल्कुल कैलाश जी, आपने सही कहा। व्यवसायीकरण की इंतहा है। कल मैं देख पा रहा था कि डीपीएस स्कूल ने मास्क जो बनवाया वो साधारण सा मास्क है जो 10-20 रुपये कीमत की है, वो 400 रुपये उसकी प्राइस फिक्स की गई है। तो सारी चीज़ें बेचना, बच्चों की पढ़ाई पर इन निजी स्कूलों का फोकस कम है और समाज है एक दूसरे की देखा देखी कि उनका बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो मेरा बच्चा भी पढ़े। तो समाज में भी अंधी दौड़ लगी हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के स्तर से इन निजी विद्यालयों को अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है और इसको पूरी तरीके से कमाई का जरिया बना लिया गया है। हाल के संदर्भ में इस कोरोना काल की अगर बात करें तो विद्यालयों ने विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क के नाम पर एक कॉन्सेप्ट था कि कोई नई संस्था खड़ी होगी तो जो अभिभावक हैं वो एक वार्षिक मदद राशि देंगे। वो हमारे द्वारा दी गई दान की राशि है जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है इन निजी स्कूलों की। तो इस कोरोना काल में उस शुल्क को थोप करके लेना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और जब कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गईं, पैसे नहीं आ रहे हैं, सर्वाइवल इंसान के लिए मुश्किल है, ऐसे में वो कहाँ से फ़ी जमा कर पाएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री ने अपील की, राज्य सरकारों ने गाइडलाइन दिया, लेकिन इन निजी स्कूलों की मनमानी इस चरम पर है कि वो लगातार लोगों पर दबाव बना रहे हैं। उनका तर्क है कि हमारा भी खर्च है, हम शिक्षकों को वेतन कहाँ से देंगे। मेरा ये कहना है निजी स्कूलों से कि जो पिछले 20-25 साल से जो स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं, वार्षिक शुल्क के नाम पर हमारे जैसे अभिभावकों ने ही इन स्कूलों को जो राशि दी है वो इतनी बड़ी राशि है कि ज़मीन पर ज़मीन और बिल्डिंग पे बिल्डिंग इनकी खड़ी हो रही है। आप 3 महीने कंटिजेंसी फंड से उन शिक्षकों की मदद करिए, उनका भी परिवार है, लेकिन आप अभिभावकों पर ही क्यों थोप रहे हैं? तो ये निजी स्कूल के जो संचालक हैं, नैतिक पतन तो इनका चरम पर है। इसके अलावे अब एक कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ऐसे में हम सभी अभिभावकों को एकजुट होकर के मजबूती के साथ इनके इस गैर कानूनी और अनैतिक कृत्य का हर हाल में विरोध करना होगा और इस विरोध के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। बड़ी अच्छी बात कही मनोज जी ने कि नैतिक पतन हो चुका है। ये शिक्षा के मंदिर के संचालक जो हैं, इनका नैतिक पतन हो चुका है और ये किसी भी तरीके इनके बस एक सामने एक ही मुद्दा है कि वो पैसा कमाना, चाहे वो किसी तरीके से हो। और जिस तरह से मनोज बाबू ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हर साल आप लेते हैं, पैसा लेते हैं रीएडमिशन के नाम पे, तो उस पैसे का क्या मतलब है। और आज ये ऐसा नहीं है कि ये जो महामारी है वो हर साल आता है या हर साल आएगा, नहीं। आपका स्कूल बने हुए 2500 साल हो गए, कुछ उससे भी पुराने हैं, कुछ 10 साल 5 साल वाले भी हैं। लेकिन ये बीमारी हमें लगता है कि एक लंबी उम्र हमारी भी हो गई, 58 साल में हम लोग हैं। आज तक ये बीमारी और इस तरह से 2.5 महीने तक पूरे मार्केट को बंद करके, पूरे सभी संस्थानों को बंद करके लोग घरों में बैठे रहे, ऐसा भी कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है। तो अगर ये महामारी पहली बार आई है तो इसमें वो स्कूल क्यों नहीं, जो अभिभावक हैं
उनके दर्द को समझ रहा है। हमारे साथ अवधेश जी ये टीचर भी हैं, ये भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों का ये सब कुछ बदलते जा रहा है, 7 दिन का क्लास है, 7 ड्रेस उन्होंने बना दिया। अब ये बताइए कि क्या ड्रेस बदल देने से आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है? अगर 7 दिनों में 7 ड्रेस बदलने से हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है तो हम तो कहते हैं कि भाई 14 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं, और ज़्यादा हम शिक्षित हो जाएंगे। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ किसी भी कीमत पे पैसा 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 छोड़ के बाकी कुछ नहीं? ये जो है निजी विद्यालय अभिभावक मंच के जो अध्यक्ष हैं राजीव रंजन राजू जी, हमारे बड़े भाई हैं, और डॉक्टर कैसर अली जी, ये दोनों को मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस काम में लगे हुए हैं। जो शोषण हो रहा है अभिभावकों का, जो दोहन हो रहा है अभिभावकों का, उसके खिलाफ एक मंच बना करके ये लोग खड़े हुए हैं। प्रताड़ित तो सभी हो रहे हैं, अंदर अंदर पीड़ा सबके अंदर है, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ, उसके लिए लोग तैयार हुए हैं। इन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि ड्रेस से पढ़ाई नहीं होती है, गुणवत्ता बच्चों में जो आती है, एजुकेशन की जो गुणवत्ता आती है वो अच्छे शिक्षक से आते हैं। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक होंगे वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। ये ड्रेस जो होता है ये मार्केटिंग है। निजी विद्यालय जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। वो भिन्न तरह के, अभी जैसे कि सुनने में आया कि मास्क 400 रुपये में बेचे जा रहे हैं। ये क्या है? ये मार्केटिंग है, ये होड़ है। डिजाइन के ड्रेस, सिलेबस को ऐसे थोप देना, मोटी मोटी किताब और सिलेबस को हार्ड कर देना ताकि लगे कि यह बहुत स्टैंडर्ड का स्कूल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षक हैं, उनके अंदर ये मेरिट है कि अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, तो उन्हीं से शिक्षा मिलेगा। ये ड्रेस से कुछ होने वाला नहीं है। ये शोषण है, दोहन है। बच्चों के ऊपर भी ये बोझ जो डाल दिया जाता है, मानसिक रूप से उनको भी इसके लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। वो बच्चे ड्रेस में ही घुल जाते हैं, उलझ जाते हैं और पढ़ाई पर उनका ध्यान नहीं जाता है। गार्जियन भी इससे परेशान होते हैं, फीस दें कि ड्रेस दें कि किताब खरीदें कि कॉपी खरीदें, और कॉपी भी वहीं से लेना है, किताब भी वहीं से लेना है, ड्रेस भी वहीं से लेना है। ये क्या है? ये मार्केटिंग है, ये दोहन है, और दोहन अभिभावक का और बच्चों का सबका हो रहा है। बिल्कुल सही कहा अवधेश जी ने कि ये सिर्फ दोहन और इसके अलावा कुछ नहीं। ये पूरे शिक्षण संस्थान जो इसके चलाने वाले लोग हैं, हमें लगता है कि जितना वो समय पैसे उगाही के लिए नए नए हथकंडे बनाने में वो अगर इस्तेमाल करते होंगे, हमें लगता है कि उतना समय वो बच्चों के ट्यूशन में, बच्चों के पढ़ाई में, बच्चों को किस तरह से सिविलाइज किया जाए, ये हमें लगता है कि उतना समय नहीं देते होंगे। एक अहम सवाल लेकर के हम राजू जी के पास आते हैं कि राजू जी, आप भी पढ़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, ऐसा क्यों नहीं कि जब देश एक है, बिहार हमारा प्रांत एक है, सिवान एक है, तो शिक्षा की किताबें एक क्यों नहीं? क्यों अलग अलग? सिवान जैसे शहर में हमें लगता है कि 50 अगर स्कूल हैं, 100 स्कूल हैं, 200 स्कूल हैं, तो 200 तरह की किताबें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? देखिए, इसमें सबसे सिस्टम का एक दोष है। और जब आएंगे सिलेबस पर आप, तो CBSE का सिलेबस पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल तक एक है। स्कूल वालों की मनमानी और इनकी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी के कारण ये सारे किताब अपना पब्लिश करते हैं और भारी कमीशन पर अपने ही द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को अपने विद्यालय में चलवाते हैं। एकरूपता है, पूरे सिलेबस में एकरूपता है। CBSE और ICSE इसकी NCERT की किताब उसमें चलनी ही चलनी है, लेकिन NCERT पब्लिकेशन से किताबें काफ़ी सस्ती होती हैं। और ये भी जान लीजिए कि वो बड़े अच्छे ऑथर द्वारा लिखी गई किताबें हैं।
लेकिन उसी किताब का कट एंड पेस्ट करके ग्लॉसी पेपर पर एक नए कलेवर के साथ और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनसे उसको प्रकाशित करवा के और भारी कमीशन के साथ उसको लोग चलवाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि पुस्तकें आपको विद्यालय से ही लेनी है। अमेरिका ऐसे देश में पुस्तक का वहाँ एक लाइब्रेरी बनती है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं वो लाइब्रेरी में देते हैं और वो किताबें वहाँ पर आप लाइब्रेरी से प्राप्त करेंगे। एक समस्या और है, हर एक आध साल पर किताबों का बदल जाना। कलेवर केवल कवर बुक और बैग का जो उसका बस वो कॉपी पेस्ट वाली बात, बस वही बदलेगा, सब कुछ जस का तस बदल गया और 10-20 रुपये दाम और बढ़ा दिया गया। ये शोषण जो है इस पर हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये अब एक देश, एक व्यवस्था, एक सिलेबस है, तो किताब एक ही क्यों नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, वो बड़ा हो या गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, किताब तो सस्ती होनी चाहिए। तो आपकी जिम्मेवारी तो बढ़ जाती है, अभिभावक संघ के आप अध्यक्ष भी हैं, तो इस परिस्थिति में आपने क्या सोचा है? हम लोगों ने इस संबंध में पहले हम लोग फर्स्ट पेज में कल तो हम लोग जा रहे हैं, डीएम से मिलेंगे और जो हाईकोर्ट का आदेश आया है कि स्कूल वाले फी नहीं ले सकते हैं, इस संदर्भ में बात करेंगे। सूत्रों से यह भी पता चला है कि जिलाधिकारी महोदय इस पर कुछ तैयारी कर रहे हैं। कल हमारी उनसे मुलाकात होगी, साथ ही साथ हम यह भी उनसे प्रार्थना करेंगे कि किताब के स्तर पर उनसे बात की जाए। और इसके लिए भी हम लोग भारत सरकार को पत्र देंगे, राज्य सरकार को पत्र देंगे कि ये जो किताब में जो हेरा फेरी हो रही है, सिलेबस एक ही है और अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे। बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार अगर चाहती तो ये मनमानी नहीं चलती। अब इसी सवाल को लेकर के हम कौशल साहब के पास आते हैं कि कौशल साहब, जिस तरह से स्कूलों की मनमानी चल रही है, कभी ड्रेस बिकता है, कभी जूते चप्पल बिकते हैं, कभी कुछ बिकता है, मास्क बिकने लगा। कल हमने शुरू में ही कहा था कि हो सकता है कि कल से चावल दाल बिकना शुरू हो जाए कि आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है तो आपको यहीं से लेना होगा, अन्यथा आपका बच्चा। तो क्या इसमें आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ गलतियां हैं? देखिए भैया, बड़ा अच्छा आपने सवाल मतलब ये किया। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो बिहार के संदर्भ में अभी बात हो रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चलता है समूलतला में, समूलतला स्कूल के नाम से, जो कि जमुई में है। मैं आपको बता दूं कि उसका जो प्रोडक्शन निकल रहा है अभी बिहार में सबसे बेहतरीन लेवल का निकल रहा है। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है इस बात को कहने में भी कि वहाँ के जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उनका रिज़ल्ट 98%, 85% यानी कि 80 से प्लस रह रहा है। तो बात यहाँ कहना ये है कि जब सरकार इस तरह की व्यवस्था कर सकती है, कम दामों में गुणवत्ता अच्छा मिल रहा है, तो इसको सरकार बाहरी इम्प्लीमेंट में क्यों नहीं कर पा रही है? अगर बाहरी इम्प्लीमेंट करती सरकार तो जानते हैं क्या होगा कि इससे हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, इससे फ़ायदेमंद होता। चूँकि इसमें लूट खसूट भी बंद हो जाता। जो दूसरी चीज़ आप जो बता रहे हैं कि जो व्यवसायीकरण जो हो रहा है, देखिए ये शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है पूरे देश में। और ये जो है कि इनकी लॉबी नीचे से लेकर के और ऊपर तक है। ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़, जैसे आपने कहा कि अब राशन भी बिकने लगेगा, बात सही है। चूँकि वो राशन का वो लोग डिज़ाइन इसलिए चेंज करेंगे कि आपके यहाँ जो बच्चे खा रहे हैं वो हमारे यहाँ सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जो चावल देंगे, अगर ये खाएंगे तो जो आपके 1 घंटा पढ़ रहा है, अब इस चावल खाने से 3 घंटा पढ़ेगा। हो सकता है कि लोग न्यूट्रिशन लेवल बना करके एक तरह से जो भ्रम जाल फैला करके और हमारे अभिभावकों के जहन पे इस बात को डालेंगे। और आने वाले समय में ये हो सकता है, ये आपके ATN न्यूज़ जो है कि इसका साक्षी भी रहेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इसमें अभिभावक भी जो है कि अपने सही बातों को नहीं रख पा रहे हैं या ना कह पा रहे हैं, और प्रशासन भी जो है कि इसको मौन धारण करके और सिर्फ देख रही है। जबकि शिक्षा कौशल साहब की बात हमने सुना, हंसी भी आई कि कल से एक बहाना मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है और वो सही तरीके से ना मास्टर साहब पढ़ा पाए हैं ना बच्चा पढ़ पाया है, तो उनके पास एक बहाना होगा कि आप अपने बच्चे को जो मार्केट से ला करके खाना खिला रहे हैं वो उसके लायक नहीं है। अब ये हमारे यहाँ इसका बिस्कुट है, इसको नाश्ते में दीजिए, इसका खाना है दोपहर के लिए, रात के लिए, ये सब आपको खिलाना होगा। और तब जाके आपको आपका जो बच्चा है
वो हमारे लेवल का, हमारे स्कूल के लेवल का बन पाएगा। और काश ये दिन भी देखना पड़े कहीं। कौसर साहब ने कहा कि ये दिन भी आपको देखना पड़ेगा। मनोज बाबू, आपको नहीं लगता है कि एकदम शिक्षा के साथ मजाक चल रहा है? जी, पूरी तरीके से निजी स्कूल जो हैं उन्होंने नैतिकता को तो ताक पे रख ही दिया है और शिक्षा को मजाक बना दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। एक दूसरे की देखा देखी करने में कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम को दोष दे रहे हैं, सरकारों की व्यवस्था, अगर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था चौपट है तो हम भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं। यानी दोनों ओर से पहल की गई है। अभिभावकों ने भी ये पहल की है, मान लिया है कि सरकारी स्कूल में हम नहीं जाएंगे। आज जिन चीज़ों को लेकर के हम निजी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं, हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए अगर सिस्टम के सामने इस बात को रखें, प्रशासन के सामने रखें, सरकार के सामने इस बात को रखें, तो जैसा कौसर साहब ने कहा, बिहार और झारखंड जब संयुक्त था तो एक नेतरहाट विद्यालय हुआ करता था। विभाजन के बाद नेतरहाट के झारखंड में चले जाने के बाद से उस स्तर का कोई सरकारी विद्यालय नहीं था जहां से टैलेंट निकल सके। तो जमुई के सिमुलतल्ला में बाद के दिनों में उस विद्यालय को स्थापित किया गया और आज सिमुलतल्ला के बच्चे इन निजी स्कूलों के बच्चों से बेहतर कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स क्लियर कर रहे हैं, IIT के टॉपर्स बन रहे हैं। वहाँ का हर बच्चा जो है कुछ न कुछ अचीव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर ज़िले में सरकारी स्तर पर पहले टेस्ट लेकर के सरकार एक मॉडल स्कूल की व्यवस्था करती, जैसे केंद्र के स्तर पर नवोदय विद्यालय की व्यवस्था की गई है, केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था है, वैसे बिहार सरकार बिहार बोर्ड के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर हर ज़िले में एक एक विद्यालय की स्थापना करती, वहाँ टैलेंटेड बच्चों को मौका दिया जाता, तो एक पैरेलल व्यवस्था बनती। तब ये निजी स्कूल दबाव में आते कि नहीं, सिस्टम जो है, सरकार जो है हमसे बेहतर कर सकती है और ऐसे में मेरी पूरी दुकानदारी और व्यवसाय ही चौपट हो जाएगा। तो उनके मन में इस बात का डर है ही नहीं। उनको लगता है कि सरकारी व्यवस्था पंगु पड़ी हुई है और जिस तरीके से चाहिए अभिभावकों को लूट लीजिए, क्योंकि अभिभावकों के पास कोई विकल्प नहीं है। यानी इन निजी स्कूलों को की मोनोपोली जो है, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस सिस्टम और सरकार आगे आ सकती है। लेकिन यहाँ सरकारी व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। राजनीतिज्ञ सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा की वो बात नहीं करते हैं, जातिगत आधार पर वोट लेकर के चले जाते हैं। तो इन निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हमारी मुहिम के हिस्से के बाद से हम सरकार के खिलाफ भी अभियान चलाने वाले हैं कि क्यों नहीं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन निजी स्कूलों से बेहतर स्कूल जिलों में स्थापित हो सकते हैं। तभी इनकी मनमानी पर लगाम लगेगा और बाद में तो इनकी हालत होगी कि अब अपनी फीस 3/4 तक घटा लेंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में 3-4 अच्छे विद्यालय यहाँ काम करने लगें तो इन निजी स्कूलों की हालत होगी कि ये घर घर आकर के कहेंगे कि आप जो फीस देते थे उसका 1/4 ही दीजिए, हमें आप कोई वार्षिक शुल्क न दीजिए, हम तो भूखे मर रहे हैं। तो आज हमारे ही पैसों से बिल्डिंग और भवन खड़ा करके, हमारा ही शोषण करके, हमारा ही खून पी करके, और इस विषम परिस्थिति में कोरोना काल में ये हमारे घाव पे नमक छिड़क रहे हैं हमसे फ़ी मांग करके। हम किसी भी हाल में इनको फ़ी नहीं देने जा रहे हैं। हम विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे, हम हाई कोर्ट के सामने धरना देंगे, लेकिन इनकी मनमानी और इनकी गैर कानूनी हरकत को इन निजी स्कूल अभिभावक मंच राजीव रंजन राजू के नेतृत्व में सिवान जिले में तो कतई हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारे साथी अवधेश शर्मा हों या एक मीडिया पर्सन के तौर पर, जिले में एक मीडिया पर्सन के तौर पर कैलाश जी, आपका भी फर्ज है कि अभिभावकों की इस मुहिम में हम सब साथ खड़े होंगे। तो इस निजी स्कूल संघ को भी हम झुकाएंगे और आने वाले समय में सरकार भी बाध्य होगी जिलों में बेहतर और मॉडल स्कूल खोलने के लिए। तभी इन निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। सरकारी सेक्टर जब बेहतर करने लगेगा तो हमारे अभिभावकों को भी उसका लाभ होगा कि जो लोग निजी स्कूल का फ़ी नहीं बियर कर पाएंगे, टैलेंटेड बच्चे वहाँ से चुन के आएंगे। तो मेरा यही कहना है कि ये अभियान चलता रहेगा। अभी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ है,
इसके बाद सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ, शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के खिलाफ भी हम अभियान चलाएंगे। सरकार के कानों तक आवाज़ को पहुंचाएंगे, अपना हक लेकर। चलिए, आपने देखा कि मनोज सिंह की इनकलाबी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी शायर ने बहुत पहले एक बात कही थी कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा दिल से उछालो यारो। और आज इस संगठन ने एक ऐसा काम किया है कि आज भले ही ये 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इनके जो मंसूबे हैं, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, अगर वो सड़क पे आ गई तो हमें लगता है कि ये 4 की संख्या 4000 और अगर उसके बाद भी नहीं चेते लोग तो 40,000 बदलने में भी वक्त नहीं लगेगा। अब अंतिम सवाल मैं अवधेश जी से पूछना चाहूँगा कि अवधेश जी, क्या अब वो वक्त आ गया है कि सारे लोगों को, सारे अभिभावकों को शिक्षा माफिया के खिलाफ अब सड़क पे उतर जाना चाहिए? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बोले हैं कि इसमें कोई भी महान काम करने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अब बिना संगठन का कोई भी महान काम नहीं होता है, न हुआ है आज तक। तो ये राजू भैया के नेतृत्व में ये महान काम होने जा रहा है और इसके पीछे सिवान के लोगों को चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो वही दोहन और शोषण का शिकार होते रहेंगे। और इसके लिए हम लोगों को सबको, चाहे मीडिया जगत के लोग हों, अधिवक्ता वर्ग के लोग हों या शिक्षा वर्ग के लोग हों, समाज के जितने तबके हैं, सबको इसमें आगे आना होगा, इस मंच पर आना होगा और एक साथ एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी हम लोग उसे जीत पाएंगे और हम अपने अधिकार को ले पाएंगे और शोषण और दोहन से अभिभावकों को बचा पाएंगे। आपने सुना कि अवधेश जी ने भी वही बातें कही कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, सारे लोग एकजुट नहीं हुए, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब वो समय शायद नहीं रहा। आज लोग एकजुट हैं, लोग इस शिक्षा माफिया के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब देखना है कि इनकी ये आवाज़ हमारे माध्यम से, ATN लाइव के माध्यम से, इनके जो शिक्षा माफिया के लोग हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग हैं, चाहे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों तक पहुँचती है या नहीं। और अगर पहुँचती है तो वो इस त्रासदी में जो कोरोना ने फैला रखा है और आज सारे रोजगार के साधन बंद हैं, पैसे का लेन देन बंद है, परिवार कैसे चल रहा है, जो अभिभावक चला रहा है वही जानता है। अगर इनके दर्द को इन लोगों ने नहीं समझा तो आने वाला समय इन शिक्षा माफियाओं के लिए काफ़ी कष्टदायी होगा। क्योंकि आपने देखा कि मनोज सिंह ने जिस इनकलाबी तरीके से अपनी बातों को रखा है, अगर वो सड़क पे आम लोगों के बीच में वो बातें आ जाएं तो हमें लगता है कि ये 2-4 दिनों में ये फैसले इन्हें लेना होगा, शिक्षा माफिया को झुकना होगा और शिक्षा माफिया से भी जो शिक्षा के मंदिर हैं उसे बदनाम ना करें। आप इस मंदिर को, यहाँ विद्या की देवी सरस्वती का वास होता है, इसे बदनाम ना करें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का काम हो, ये व्यवसाय करने के लिए पूरा मार्केट भरा हुआ है, वहाँ होने दीजिए। सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सिवान।